Hello students. So today I will discuss the part 2 of chapter fuels. तो आज हम लोग फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे, यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स, तो आप सब लोग फॉसिल जानते हो? फॉसिल किसे बोलते हैं? फॉसिल जीवाश्म को बोलते हैं फॉसिल। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आपको फॉसिल के कुछ पिक्चर्स दिखा दूँ। अभी दिखाता हूँ। तो फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं कोल और पेट्रोलियम को। कोल और पेट्रोलियम को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल के पीछे में ना एक कहानी है, तो तुम सब लोगों ने सुन रखा होगा, ऐसा बताया होगा, पढ़ा होगा साइंस में, ज्योग्राफी में, कि अभी से लाखों साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज था। डायनासोर, और वो डायनासोर इस धरती पर राज करते थे। इस धरती पर डायनासोर बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे और बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे। अब किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, या इसमें एक ये भी हाइपोथेसिस कही जाती है कि कभी कोई कॉमेट या कभी कोई बड़ा सा उल्का इस पृथ्वी पर आकर के गिरा, जिसकी वजह से इस धरती पर जितने भी डायनासोर थे, है ना, उनकी मृत्यु हो गई, पेड़ भी जल गए, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सब के सब धरती के अंदर में दफन हो गए। तो धरती के अंदर में दफन हो गए तो इसके ऊपर में मौसम का प्रभाव पड़ा, धरती के अंदर में, धरती के कोर में जो गर्मी है उसका प्रभाव पड़ा। तो इसकी वजह से जो पेड़ पौधों वाली चीज़ें थी, है ना, जो जंगल लकड़ियों वाली चीज़ें थी, वो कोयले में कन्वर्ट हो गई। और जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें थी, जो बड़े बड़े डायनासोर वगैरह थे, जो जानवर वगैरह थे, इनके अंदर में कार्बनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो वो चीज़ें पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गई। तो एक तरफ तो हम खुश हो रहे हैं ये जान करके कि हाँ भाई, आजकल के समय में हमें धरती के नीचे से इतना सारा पेट्रोल और कोयला मिल रहा है। लेकिन सोचो, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दुख वाली बात भी तो है कि एक समय में इस धरती पर इतने सारे जानवर रहते थे, वो सब के सब जानवर मारे गए, धरती के अंदर दफन हो गए। मैं तुम्हें फॉसिल का पिक्चर दिखाना चाहता था। तो इसे बोलते हैं फॉसिल। फॉसिल हमें कहाँ मिलता है? फॉसिल चट्टानों में मिलता है, बड़े बड़ी चट्टानों में। उसमें ना तुम्हें इनकी ये इमेजेस दिखाई देंगी। तो चट्टान बनते कहाँ हैं? चट्टान अक्सर पृथ्वी के अंदर बनते हैं, पृथ्वी के ऊपर में भी चट्टान बनते हैं जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है ना। अब सपोज करो कि कोई जंगल है, वहाँ पर जोरदार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुआ, तो उसके बाद वहाँ पर जो भी जानवर थे, पेड़ पौधे थे, अगर वो उसके जद में आ जाएंगे, उससे ढक जाएंगे, तो वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही उसमें मर जाएंगे। तो बाकी सारा कार्बनिक कंपाउंड तो जल गया, लेकिन हड्डियों के निशान, खांचे उसमें रह गए। तो ये है फॉसिल, ये फॉसिल है ना। ये तुम एक बड़ी सी फिश का फॉसिल देख सकते हो, ये भी किसी जानवर का फॉसिल है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ एक और जानवरों का फॉसिल, ये देखो, इसीलिए मैंने इंटरनेट चलाया। आई जस्ट वांटेड टू शो यू सम पिक्चर्स ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोगों ने क्या समझा कि हजारों लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर और बड़े बड़े जंगल थे, जो किसी वजह से धरती के अंदर में दफन हो गए, और इन पर वेदरिंग का इफेक्ट पड़ा, सूरज की किरणों का असर पड़ा, समुद्र के पानी का असर पड़ा, और धरती के नीचे से, धरती के कोर में जो गर्मी है उसका असर पड़ा। तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज़मीन के नीचे से गर्मी, इसकी वजह से ये चीज़ें डिकम्पोज होकर के, है ना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में और कोयले में बदल गई। तो जो जंगल थे वो कोयले बन गए, और जो जानवर थे वो पेट्रोलियम बन गए। देखो यहाँ क्या बताया गया है। सो फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर बरीड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मैंने कहा ना, देखो यहाँ पर भी लिखा है कि बरीड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की सतह के नीचे में, काफ़ी नीचे गहरे में दबे हुए हैं, उनसे बना है
क्या बना है? फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल दो होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। तो जब ये ज़मीन के काफ़ी नीचे दबे हुए हैं, सो एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रिवेलिंग देयर, तो जितना धरती के नीचे कोई चीज़ दबी हुई होगी उसके ऊपर में सरफेस का उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितनी नीचे दबी हुई होगी तो उसे धरती के अंदर कोर से उतनी ही गर्मी मिलेगी। So such deep buried animal and plant matter got changed into fossil fuels over a period of millions of years. Millions of years. इसीलिए कहते हैं ना कि आजकल साइंटिस्ट इस चीज़ को लेकर के कंसर्न्ड हैं, चिंता में हैं। उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया कि धरती के अंदर में कोयले का भंडार कितना बचा है, धरती के अंदर में पेट्रोलियम का भंडार कितना बचा है, और जिस तरीके से हर रोज़ हम लोग कंजम्पशन करते हैं बिजली बनाने में, जलाने में, गाड़ी चलाने में, तो उन्होंने एस्टिमेट कर लिया है कि अगले 100-150 साल में ये सारा भंडार, कोयले का भंडार, पेट्रोलियम का भंडार खत्म हो जाएगा। सो देन आफ्टर दैट हाउ वी विल लाइव, तब हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलेगी। और यहाँ पर गौर करने की बात क्या है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है मैं इसे बॉक्स में बना दे रहा हूँ कि ये पेट्रोल, ये कोयला बनाने में, है ना, धरती को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो फिर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होगा जब धरती के ऊपर में इतने सारे जंगल हैं, जानवर हैं, ये धरती के नीचे दफन हो जाएंगे किसी वजह से, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर से पेट्रोल बनेगा कैसे, कोयला बनेगा कैसे? चिंता मत करो, है ना। वी आर हेयर, साइंटिस्ट आर हेयर एंड वी विल मेक समथिंग फॉर यू। हम लोग कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे फ्यूचर में एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी, सोलर सेल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। मेन फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में देयर आर 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स, कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की मैंने चर्चा नहीं की थी, तो आप देख सकते हो कोल है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, और नेचुरल गैस। कोल के बारे में क्या बताया गया है? कोल इज ए कंबसिबल ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, सोशल स्टडीज में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक परत दर परत, एक लेयर के ऊपर में दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, है ना, तो ऐसे में बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक धरती के अंदर में, या धरती के बाहर में भी बन सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, है ना। नदियों के बहने से कोई चीज़ जमा हुई, वोल्केनिक इरप्शन से कोई चीज़ जमा हुई, और भी किसी तरीके से उसके ऊपर में एक और लेयर चढ़ गया, तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। एंड इट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए है? गर्मी पैदा करने के लिए, जलाने के लिए और बिजली पैदा करने के लिए। तो अभी भी आप पता कर सकते हो कि अपने देश भर में, तुम्हारे स्टेट में, पूरी दुनिया भर में जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं, अगर उसका नाम थर्मल पावर है, थर्मल THERMAL, इट मीन्स दैट एट दैट लोकेशन पावर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड यूजिंग बर्निंग ऑफ कोल, थर्मल। इसीलिए तो जहाँ भी थर्मल लिखा है इट मीन्स वहाँ पर कोयला जला करके भाप से बिजली पैदा की जा रही है ना। और कोल क्या है? वो एक सेडिमेंट्री ब्लैक कलर का रॉक है, चट्टान की कैटेगरी में आता है ये। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्रूड ऑयल के बारे में क्या बताया गया है इस बुक में, इस चैप्टर में। क्रूड ऑयल, हाँ, आप लोगों में से कुछ बच्चे अगर न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ वगैरह सुना करते हो, अखबार देखा करते हो, तो उसमें ना जो बिजनेस वाला पेज होता है, यू कैन सी दैट, वहाँ पर कच्चे तेल का भाव दिखाते हैं हर रोज़ कैसे बढ़ता करता है, एंड इट इज़ रिलेटेड विथ शेयर मार्केट ऑल्सो। क्रूड ऑयल, सो दिस वाज फॉर्म फ्रॉम डेड सी क्रिएचर। देखो एक और यहाँ पर क्या बात बताई गई है, एक बात ये सिखाई गई है कि ये पेट्रोल कैसे बने हैं, कच्चा तेल कैसा बना है, तो समुद्री जानवरों के मरने से बना है ना। सो दीज डेड सी क्रिएचर्स फेल टू द सी बेड वेयर देयर बॉडीज अंडरवेंट केमिकल चेंजेस ड्यू टू बैक्टीरिया। ओहो, तो इतने सारे जो जानवर होते हैं, देयर आर एक्वेटिक एनिमल्स, ओशन में रहने वाले जो जानवर होते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल, मगरमच्छ, ये सारे के सारे, ये सब जब मर जाते हैं तो तब ये फ्लोट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो समुद्र की तलहटी में चला जाता है, और वहाँ पर केमिकल चेंजेस
और बैक्टीरिया के द्वारा जब ये डिकम्पोज किए जाते हैं तो ये किसी न किसी तरीके से कच्चा तेल के रूप में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो धरती के अंदर में जमा हो जाता है। फिर बाद में लोग, आप देखते हो ना कई जगहों पर, अगर आपने पिक्चर देखा होगा कि पेट्रोल धरती के अंदर से पेट्रोलियम कच्चा तेल निकालने वाले जो कुएं होते हैं वो अक्सर समुद्र के किनारे या समुद्र में होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, है ना। तो ये वजह है कि जो समुद्री जानवर मर जाते हैं वो समुद्र की तलहटी में चले जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद में बैक्टीरिया की मदद से और केमिकल चेंजेस की वजह से दे यूज टू गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इन दिस लेग पिक्चर यू कैन सी कोल ऐसा होता है। अभी भी आपको बड़े बड़े शहरों में तो कोयला रिटेल की दुकानों में नहीं मिलेगा, लेकिन जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं उसमें आपको लकड़ियों की दुकानें, जलाने की लकड़ी और जलाने के लिए कोयले की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप कोयला ऐसा देख सकते हो। अभी कुछ लोगों के घरों में कोयले के चूल्हे हैं भी। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये पेट्रोल पंप नहीं, मैं यहाँ पर कहूँगा पेट्रोल का वेल कहूँगा, पेट्रोल का कुआं, है ना, उसे रिज बोलते हैं। ये इसकी तस्वीर कैसी होती है। सो हियर यू कैन सी दैट ये पेट्रोल के कुएं हैं, ऐसी मशीनरी होती है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें कुछ और तस्वीरें दिखा दूँ कि पेट्रोल के रिज कैसे होते हैं। पेट्रोल रिज, ये देखो, मैंने कहा था ना, ये होते हैं ऐसे होते हैं। सोचो, है ना, समुद्र में इन्हें कैसे इस्टेब्लिश किया जाता होगा। ये एक डायग्रामिकल पिक्चर है, ये देखो, ये देखो, ऐसे। तो ये थोड़ा बड़ा काम है, मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड काम है। इन द राइट कॉर्नर ऑफ द पिक्चर यू कैन सी दैट वी आर यूजिंग नेचुरल गैस इन आवर किचन, है ना। तो ये जो एलपीजी है, सीएनजी है, ये नेचुरल गैस सीएनजी, ये भी धरती के अंदर से निकाले जाते हैं और सिलेंडर्स में फिलअप करके हमारे घरों तक पहुंचाते जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कुकिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में जो इस्तेमाल होता है दैट इज़ सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में, दिस वाज फॉर्म मच द सेम वे एज क्रूड ऑयल, सो इट इज़ ऑफन कलेक्टेड व्हेन ड्रिलिंग फॉर ऑयल। तो जब लोग ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं ज़मीन के नीचे से, तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि पहले गैस निकलती है, फिर क्रूड ऑयल निकलता है। कई जगहों पर क्रूड ऑयल और उसके साथ साथ में गैस निकलती है ना, ऐसा होता है। सो नेचुरल गैस ये भी वहीं से हमें मिलता है जहाँ पर पेट्रोल के कुएं होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दो चीज़ें क्या है, ये है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यू? रिन्यू करने का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो बस ऐसे समझ सकते हैं ना, किसी चीज़ को फिर से नया कर देना, है ना। तो रीन्यू। आप लोगों ने एलआईसी की पॉलिसीज़ के बारे में सुना होगा, मेडिक्लेम की पॉलिसी के बारे में सुना होगा। आपके घरों में अगर 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है तो उसकी भी पॉलिसी होती हैं। सो व्हाट हैपन्स, जब आप पॉलिसी कराते हो तो उसके 1 साल के बाद में आपको फिर से उसका प्रीमियम भरना होता है। तो एक्चुअली में आप जो फ़ी डिपॉजिट करते हो, जो पेमेंट करते हो, वो सिर्फ 1 साल की पॉलिसी के लिए होता है। एंड एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू इट। हर साल आपको एजेंट को या फिर वापस उस इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा पे करना होता है उतना ही अमाउंट, या जो बढ़ा हुआ अमाउंट है किसी वजह से।
तो उसके बाद में वो पॉलिसी आपके लिए फिर से रिन्यू हो जाती है। और अगर आपने पॉलिसी रिन्यू नहीं कराई तो क्या होगा, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी एंड यू कैनॉट क्लेम फॉर द बेनिफिट्स इंश्योर्ड। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। तो ऐसी चीज़ जो हम रिन्यू कर सकते हैं, जो हमें बार बार मिल सकती है, जिसमें से हमने जितना विड्रॉ किया, जितना खर्च किया, उसकी उतनी भरपाई हो जाए, है ना। सपोज करो कि तुम्हारे पास में एक ऐसा गुल्लक है कि जिसमें से तुम जितने पैसे निकालते हो, जादू से अपने आप ही अगले दिन उतने पैसे उसमें आ जाते हैं। तो दैट इज़ बीइंग रिन्यूड एवरी डे, है ना ये चीज़। और नॉन रिन्यूएबल क्या होगी कि भाई तुमने गुल्लक से पैसे निकाल लिए तो उतने पैसे कम हो गए, गुल्लक से तुमने सारे पैसे निकाल लिए तो बस गुल्लक खत्म हो गया, वैकेंट ये। So sources of energy which once used cannot be readily replenished are called non-renewable sources of energy। तो एनर्जी के वो सोर्सेज जिसको अगर हमने एक बार कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो उसे हम आसानी से और जल्दी से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, है ना। जितना खर्च किया उतना भर नहीं सकते, उसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसीलिए तो बात हो रही है कि जितनी तेज़ी से हम कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने तेज़ी से हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या धरती के अंदर में उतनी तेज़ी से उतना कोयला और उतना पेट्रोल बन रहा है क्या? द आंसर इज नो। इसीलिए कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल। So there are however some sources of energy which are freely available and which can be readily replenished। तो ऐसा भी है क्या हमारे नेचर में कि किसी चीज़ को हम कंज्यूम कर लें, खर्च कर लें और वो बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाए, या जितना खर्च किया उतना वहाँ पर फिर से वापस भर जाए? बिल्कुल ऐसा है ना। अगर हम थोड़ी देर को एनर्जी शब्द को हटा दें, सो व्हाट अबाउट एयर एंड वाटर? आप जितना सांस लेते हो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और हमारे जंगल, हमारे पेड़ पौधे उसे वापस उतनी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, है ना। ऐसा ही वाटर के बारे में भी है, वाटर साइकिल को लेकर के, कि धरती से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारा पानी जो है वो वेपर बन जाता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, और फिर बारिश होने के बाद ये पानी नदियों से, तालाब से, समुद्र से और खेतों से सीपेज होकर के वापस ज़मीन के अंदर भी जाता है, जहाँ से हम लोग पीने का पानी बोरिंग या पंप से विड्रॉ करते हैं। तो ये तो बात हो गई हवा और पानी के बारे में, जब मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ये कैसे रिन्यू होते रहते हैं, है ना, जितना खर्च करो उतना फिर वापस आ जाता है। लेकिन देयर आर, अगर हम एनर्जी की बातें करें तो ऐसी कौन कौन सी एनर्जी सोर्सेज हैं जिसे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो एक चीज़ है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओके, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एंड बायोमास। तो सोलर एनर्जी किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है? वेरी सिंपल, सूरज, है ना, सूरज की रोशनी से हमें सोलर एनर्जी मिलती है, चाहे ये धूप वाली गर्मी हो या सोलर पैनल चार्ज होने वाली बात हो। एंड व्हाट अबाउट टाइडल एनर्जी? टाइड्स आर कॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, चांद। तो हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी के बारे में कि जब तक सूरज चांद रहेगा धरती पर सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी की कोई कमी नहीं होने वाली है ना। बोथ आर रिलेटेड विथ सूरज और चांद, सन एंड मून। तो समझ गए ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा धरती पर सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी की कोई कमी नहीं होने वाली है, जितना मिल रहा है मिलता रहेगा। अब ये तो है कि भाई सूरज जो है, सन, वो एक स्टार है, उसकी भी एक लाइफ होती है, हालांकि ये लाइफ इतनी ज़्यादा है ना, अरबों साल, खरबों साल, मिलियंस, बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो अब उसको लेकर के अभी से उतनी चिंता हम लोग क्यों करें? तो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी की बातें हो गई, सूरज और चांद से रिलेटेड है। विंड एनर्जी, जब तक प्लेनेट है
हवाएं बह रही हैं, एटमॉस्फेयर है, तो हमें विंड एनर्जी भी मिलती रहेगी, इससे भी पवन चक्की चलती है, बिजली बनती है। एंड बायोमास, बायोमास ये आप लोगों ने थोड़ा सा कम देखा होगा, सुना होगा। एक्चुअली बहुत सारे विलेजेस में ऐसा होता है कि बायोमास प्लांट लगे होते हैं, जहाँ पर वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो पेड़ पौधे मर गए हैं, सूख गए हैं, है ना, और ये जो जानवरों का गोबर होता है, उसे एक बड़े से टैंक में रख देते हैं और वहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिससे गैस फॉर्म होती है, जिसे लोग जला सकते हैं, है ना, ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर चूल्हे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। तो विंड और बायोमास ये तो रिलेटेड है हमारे अर्थ के साथ में, कि अगर अर्थ सही सलामत है, प्लैनेट सही सलामत है, एटमॉस्फेयर इज़ देयर, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स आर देयर, प्लांट्स आर देयर, वी विल बी गेटिंग, है ना, बायोमास एनर्जी, और हवा बहती रहेगी तो मिलता रहेगा। और मैंने कहा सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी के बारे में कि जब तक सूरज चांद रहेगा तो ये दोनों एनर्जी भी आपको मिलती रहेगी, है ना। सो सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी इज गेटिंग रिन्यूड एवरी डे। ये हम लोग जितना खर्च करते हैं वो रोज़ के रोज़ हमें उतनी भरपाई हो जाती है, मिल जाता है। इसका टैंक, इसका भंडार अभी फ़िलहाल खत्म नहीं होने वाला। ओके, अब सूरज की रोशनी मतलब इस तरह की चीज़ तो है नहीं कि हाँ तुमने थोड़ी कम खर्च की और पड़ोसी ने ज़्यादा खर्च कर ली। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर है वो सोलर वाटर हीटर को लेकर के है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग टैंक देख सकते हैं, सोलर पैनल लगे हुए देख सकते हैं। इन द राइट साइड वी कैन सी द यूज ऑफ विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी भी है यहाँ पे, इसका भी इस्तेमाल हमें दिख रहा है कि हवा बह रही है और ये बड़े बड़े पंखे घूम रहे हैं, और इसमें ना जनरेटर सेट लगा होता है तो ये बिजली पैदा करते हैं। और लेफ़्ट साइड में जो सोलर वाटर हीटर देख रहे हैं हम लोग, तो ये सोलर पैनल है, ये है ना, इससे बिजली पैदा होती है, और बिजली से तो पानी गर्म होता ही है, यू नो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Now in this picture on page number 91 we can see that there is an activity। तो चलो थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज कर लेते हैं, कैसे करें। So there are 3 columns in the table. Column headings are item, object, source of energy and renewable or non-renewable energy. Flying kite, okay, flying kite, यू ऑल लव काइट्स। मुझे पता है सारे बच्चों को पतंग उड़ाना पसंद है। जब मैं छोटा था और अभी भी मुझे अच्छा तो लगता ही है देखने में। तो चलो, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है, कौन बच्चा बताएगा। मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चे उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। दैट इज़ विंड एनर्जी। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट इट। विंड इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इसे आप खर्च करके ख़त्म नहीं कर सकते, है ना। केरोसिन स्टोव, केरोसिन स्टोव, केरोसिन वाला जो स्टोव होता है अभी भी कुछ घरों में दिख जाएगा। तो ये किस तरह की एनर्जी है ना। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और आसान करके लिख देते हैं तो केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल का भंडार इट इज़ लिमिटेड, है ना, ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं बचा। तो ये तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ये खर्च हो जाएगी तो काफ़ी साल लगेंगे फिर दोबारा मिलने में। सेल बोट, सेल बोट, है ना, वो वाले बोट जिसे नाविक चप्पू से चलाते हैं। तो उसमें तो मैनुअल एनर्जी लगती है, मनुष्यों की एनर्जी लगती है, और वो हवा से भी चलता है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि वो विंड एनर्जी और ह्यूमन बीइंग, हम सब लोगों की मसल एनर्जी से चलता है। तो इसमें मैं ह्यूमन ही लिख देता हूँ। और ये विंड एनर्जी अभी ख़त्म नहीं होने वाली, इट इज़ रिन्यूएबल। बल्ब, बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोल, कोयला, है ना, थर्मल पावर से बिजली बनती है। तो अगर थर्मल पावर से बिजली बनती है, जहाँ कोयला इस्तेमाल होता है, सो कोल इज नॉन रिन्यूएबल। टेलीविज़न, अगेन
ये भी बिजली से चलता है ना। तो बिजली कहाँ से बनेगी? कोयले से बनेगी। तो ये नॉन रिन्यूएबल है। जस्ट ए मिनट, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ जगहों पर डैम बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उससे बिजली बनाई जा रही है, तो उस केस में उसे हम रिन्यूएबल कह सकते हैं। व्हाट अबाउट कार, स्कूटर, कार, बसेस? तो इसमें तो डीजल पेट्रोल खर्च होता है ना। पेट्रोलियम है इसका सोर्स, तो पेट्रोलियम का भंडार तो ख़त्म हो जाएगा जितनी तेज़ी से हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सो आई हैव हेल्प्ड यू टू सॉल्व द टेबल। अच्छा, यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में एक टर्म था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उसमें कुछ नदियों पर लोग डैम बनाते हैं, पानी को बड़े से पॉन्ड में कंट्रोल करके रखते हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ टेक्निक के ज़रिए एक पॉइंट से पानी को तेज़ी से नीचे टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन में जनरेटर सेट लगा होता है, टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है, उसे ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैं सोचता हूँ कि क्यों न तुम्हें एक दो तस्वीर दिखा दूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो बड़ी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इमेजेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे होता है, ये देखो। तो ये पिक्चर सही रहेगी, है ना। यहाँ पे इन्होंने वाटर रिजर्वायर, पानी को स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एक डोर, एक टनल बनाया हुआ है जहाँ से पानी को रिलीज़ करते हैं और वो इस टरबाइन को घुमाता है। ये बड़ा सा जनरेटर सेट है ना, और इसके बाद बिजली बनती है। इस तरह के डैम होते हैं। कभी हम लोग एक छोटा सा और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है एंड व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट। मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ बच्चों ने अपने स्कूल में प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो आपकी क्लास के जो सीनियर क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने बनाया होगा। सो नाउ वी हैव कम टू द सेक्शन लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। तो अल्टरनेटिव क्यों ढूंढना है भैया? जब हम लोगों ने सीख लिया कि फॉसिल फ्यूल में है कोयला और पेट्रोल, एंड वी नो दैट द स्टॉक इज़ लिमिटेड, जितनी तेज़ी से हम कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से ये खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी ही जल्दी हमें दूसरे कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ लेने होंगे ताकि हम जब ये पेट्रोल कोयला ख़त्म हो जाए तब भी अपनी गाड़ियाँ चला सकें, है ना। तब भी हम लोग बिजली पैदा कर सकें, दुनिया चलती रहे, टेक्नोलॉजी चलती रहे, ज़िंदगी चलती रहे। So fossil fuels are available in limited quantity and are not likely to last for a long time. We know that, and there are also a major cause of environmental pollution. और अगर स्टॉक नहीं भी खत्म हुआ तो इसकी वजह से पॉल्यूशन, धुआं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा जनरेट होती हैं कि उससे हमारे इन्वायरमेंट को खतरा है। सो वी शुड देयरफॉर यूज़ देम विथ केयर। प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, जितनी यूज़ करनी हो सेफ तरीके से, जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो। So we should avoid their wastage and take suitable steps to minimize their use. तो हमें इसकी बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए और साथ में कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स भी उठाना चाहिए ताकि कम से कम इस्तेमाल हो। So efforts are now being made to develop vehicles which can run on electricity. तो आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, पीछे 2 सालों से हम लोग काफ़ी कुछ सुन रहे हैं, बजट में भी चर्चा होती है, अभी कल परसों में बजट पेश होने वाला है। आप देखोगे कि सरकार ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों पर टैक्सेस घटा दिए, उसे प्रमोट किया जा रहा है। तो बाईं तरफ में आप तस्वीर में देख सकते हो, दिस इज ए इलेक्ट्रिकल कार
महिंद्रा कंपनी की है जो बिजली से चलती है, बैटरी से चलती है। राइट साइड में यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑल्सो। इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आपके घर के आसपास पड़ोस में भी दिख जाएंगे। सो वी शुड ऑल्सो मेक सुटेबल एफर्ट्स टू कंजर्व फ्यूल्स एज एंड व्हेन वी कैन। हमें जहाँ तक संभव हो कोशिश करनी चाहिए कि एनर्जी को कैसे बचा सकें, है ना। बिजली कैसे बचा सकते हैं, बिजली बचा लिया तो कोयला बचा लिया, कोयला बचा लिया तो पॉल्यूशन बचा लिया, इन्वायरमेंटल को बचा लिया, है ना। ऐसे होता है। सो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ बेटर फॉर अस टू साइकिल और वॉक टू ए नियर बाई प्लेस इंस्टीड ऑफ गोइंग ऑन ए कार और मोटर बाइक। ये तो अक्सर बात कही जाती है और करनी भी चाहिए, मैं तो करता भी हूँ कि अगर आप 5 किलोमीटर के दायरे में आसपास में कहीं भी जा रहे हो, यू हैव टाइम, है ना, तो आपको पैदल चलना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए। अखबार लाना हो, दूध लाना हो, सब्जी खरीदना हो, तो वहाँ भी हम कार से जाएंगे क्या? नहीं। अगर मॉल जाना हो, मॉल दूर है, इफ़ यू हैव टू विजिट ए रिलेटिव विच इज़ लिविंग on a distant place, in that case you will have to use car, motorbike. So it is also desirable to form carpools and to use public transport like buses and metro trains for traveling within the city. तो आप सब लोगों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही शहर में अगर हम जा रहे हैं तो कार पूलिंग करें, मतलब एक कार में सिर्फ एक बंदा ना जाए, 4 बंदे बैठ करके जाएं। और अगर वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बसेज अवेलेबल हैं, ऑटो अवेलेबल हैं, वी कैन यूज इट, है ना। क्योंकि अगर एक बंदा एक कार से जाएगा तो सोचो कितना पेट्रोल खर्च होगा। सो दिस विल नॉट ओनली सेव फ्यूल एंड मनी बट विट ऑल्सो रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। वी ऑल नीड टू टेक एडिक्वेट स्टेप्स टू फेस द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम पोज्ड बाय द फ्यूल क्राइसिस एंड इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ऐसा करने से अगर हम इस तरह के मेजर्स उठाएंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। तो हमारा टैंक, है ना, ये जो फॉसिल फ्यूल का टैंक है धरती के अंदर में, ये काफ़ी सालों तक फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा हुआ रहेगा, चलता रहेगा। साथ साथ में हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहेगा। तो हमें ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में फ्यूल का क्राइसिस ना हो, साथ में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से कोई बड़ी सी दिक्कत नहीं हो। सो हियर यू कैन सी अ पिक्चर। आप इसका पोस्टर भी बना सकते हो, अगर इस तरह का कोई कॉन्टेस्ट हो, एग्जीबिशन हो, तो वहाँ शो भी कर सकते हो। यू कैन विन प्राइजेज ऑल्सो अबाउट सेव एनर्जी। सो व्हेन इट इज़ ब्राइट स्विच ऑफ द लाइट। अगर कितनी अच्छी बात लिखी है कि घर के आसपास में अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो ज़रा सा खिड़की खोलो, पर्दे हटाओ। देयर इज़ नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दिन में बिजली के बल्ब जलाने की क्या ज़रूरत है, नहीं जलाते। हम लोग धरती को बचाएंगे, बिजली को बचाएंगे, कोयले को बचाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, मेक एन एनर्जी कोलाज दैट क्लासिफाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूज सुटेबल पिक्चर्स एंड प्रेजेंट द फिनिश कोलाज टू द क्लास। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, आपको ऐसा बना करके स्कूल में अपने क्लासरूम में दिखाना चाहिए। जो कीवर्ड्स है उसे अच्छे से आप पढ़ लेना, समझ लेना, समझा तो दिया है मैंने, उसे याद कर लोगे तो एग्जामिनेशंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं अपने चैनल को प्रमोट करना तो भूल ही गया पूरी लेक्चर के दौरान। तो एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम, but I will be uploading all of the lectures for science book and for the SST book. टाइम मिलेगा तो मैं कंप्यूटर, इंग्लिश भी देखूंगा, है ना। सो यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग। आप ऐसा फील करोगे कि जैसे टीचर बिल्कुल सामने में बैठ करके पढ़ा रहे हैं, वैसे ही फीलिंग होगी। तो अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका तो इसमें कमेंट ज़रूर करना, मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सो बच्चों, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में।